हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होंगे। बच्चों की बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास कि प्लीज़ मैडम मॉक टेस्ट सीरीज बना दीजिए जिससे कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं नहीं बना पा रही थी, तो आज से मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको एक टेस्ट सीरीज में डेली प्रोवाइड करा दूँ जिसमें हम कम से कम 20 क्वेश्चन होंगे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होंगे, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट सीरीज को। तो बच्चों इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं बच्चों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ए और ए इक्वल टू ए, ठीक है। और एक ऑप्शन होता है, एक होता है ए एंड ए इक्वल टू ए। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि कौन सा लो है। ये लो है बच्चों आइडम्पोटेंट लो। तो यहाँ पर ये क्या कहता है कि अगर आप a प्लस ए करें या a डॉट ए करें तो आंसर जो होगा आपका a ही रहेगा। और जो बच्चों आइडेंटिटी लो होता है, आइडेंटिटी लो में हम क्या करते हैं, a प्लस वन और a डॉट वन करते हैं, वन के साथ हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और जो डी मॉर्गन थ्योरम होता है, ये क्या होता है आपका a प्लस बी का होल बार इक्वल टू a बार डॉट b बार होता है। और कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है बच्चों, जब a डबल बार इक्वल टू a, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता है, ठीक है। तो जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो आइडेंटिटी लॉ में और आइडम्पोटेंट लॉ में होता है। तो आइडम्पोटेंट लॉ में बच्चों सेम ऑपरेंड के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म किया जाता है, और आइडेंटिटी लॉ में वन के साथ ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। सो ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। बच्चों साथ के साथ आप सॉल्यूशंस अपने करते जाना, क्योंकि मुझे रब करना पड़ेगा यहाँ पर। और एक चीज और बता दूं, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आप अपनी नोटबुक अपने साथ रखेंगे, क्वेश्चन देखेंगे, अपना सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद मेरे क्वेश्चंस के साथ आप टैली करेंगे। तब तक आप वीडियो को पॉज कर देना ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और आपको भी पता चले कि आपका की जो प्रिपरेशन हो किस लेवल की है। फाइन। अगला है हमारा क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। तो आपको क्या निकालना है, एफ ओ एक्स निकालना है, ठीक है। अब अगर बच्चों एफ, ये है हमारा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स आपको नजर आ रहा है कि वो एक्स प्लस वन है, ठीक है। और यहां पर अगर मैं लिखूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे एक्स प्लस वन, ये तो एफ ऑफ एक्स था। जी क्या है आपका, जी में सिर्फ आपका जो थ्री है वो ऐड हो गया, यानी कि ये एक्स प्लस फोर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं हम। एफ ओ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एफ ऑफ एक्स तो एक्स प्लस वन गिवन है, और एफ ऑफ क्या है, यहाँ पर एफ की वैल्यू है प्लस वन, यानी कि एक्स प्लस टू। अगेन हम एफ ओ और एफ ऑफ एक्स अगर करते हैं तो अगेन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टू प्लस वन, यानी कि एक्स प्लस थ्री। फिर एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स प्लस थ्री प्लस वन, एक्स प्लस फोर, ठीक है। अब आप क्या देख रहे होंगे कि x प्लस थ्री क्या है, g ऑफ x के इक्वल है, और प्लस वन आपने कर दिया। तो g प्लस वन, अगर मैं इसको ऑप्शन बी को करेक्ट बताऊं तो क्या ये गलत होगा, ये बिल्कुल सही है बच्चों। ऑप्शन बी जो होगा ये करेक्ट होगा। इसका भी सॉल्यूशन आप इसको नोट कर सकते हैं, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में इसको प्रॉपरली नोट करके रखें बच्चों। क्योंकि अगला है हमारा, the context-free languages are closed under intersection, union, complementation और clean star। बच्चों जो context free languages होती हैं वो closed होती हैं आपके union और clean star के। किस किस के closed होती है, union और clean star के। और not closed के अंदर आता है आपका union complement, ठीक है, यूनियन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाता है, एंड डिफरेंस हो जाता है। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछे तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन जो आपकी सेकंड और फोर होने चाहिए, सेकंड और फोर किस में आ रहे हैं, बी पार्ट में आ रहे हैं, सॉरी सेकंड और फोर बच्चों सी में आ रहा है, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा।
अगला देख लेते हैं। द फॉलोइंग लिस्ट आर द डिग्री ऑफ द ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ग्राफ। आपको डिग्री दी गई है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, और आपको बताना है इसमें से। देखिए क्वेश्चन को देखने से कुछ भी नहीं पता चलेगा आपको, आपको यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि किस कौन सा क्वेश्चन है, क्या पूछना चाह रहा है। बच्चों ये हैंड शेकिंग लेमा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। पहले तो आपको हैंड शेकिंग लेमा पता होना चाहिए क्या होता है। हैंड शेकिंग लेमा के अंदर क्या होता है, जो आपको सेट ऑफ वर्टिसेस गिवन, जैसे ये गिवन है आपका, ये गिवन है, ठीक है। तो इस सेट ऑफ वर्टिसेस में जो आपके ओड नंबर है, लाइक आपका 1 ओड है, 3 ओड है और 5 ओड है, ठीक है। तो जो आपके ओड नंबर्स हैं उनके वैल्यू क्या, उनकी डिग्री क्या है। तो हैंड शेकिंग में ओड नंबर की डिग्री इवन होनी चाहिए। कैसे, अब जैसे आप ऑप्शन ए की बात करते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने हैं ओड नंबर, ओड आपके पास 3 है, ठीक है, 1 3 और 5। सिमिलरली जो ऑप्शन बी है आपका, इसमें ओड नंबर कितने हैं, 3 5 और 7, यहाँ पे अगेन ओड आ गया आपका 3। यहाँ पर सी में चेक करो, 1 4 5 8 6, यहाँ पे ओड नंबर क्या है, 1 और 5, यानी कि यहाँ पर इवन डिग्री आ गई इनकी, इवन क्या 2 आ गया। सो हैंड शेकिंग में क्या होना चाहिए, जो ओड नंबर है उनके नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रेजेंट जो आपकी लिस्ट में होनी चाहिए वो इवन होनी चाहिए। सिमिलरली जो आपका ऑप्शन बी है, सॉरी फोर्थ है, उसमें आपका 3 4 5 6, यहाँ पर आपके ओड नंबर 2 है, 3 और 5, अगेन डिग्री क्या होगी, इवन हो गई। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 जो होगा बच्चों ये करेक्ट होगा। ये हैंड शेकिंग लेमा से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको एक बार आप ध्यान से देखेंगे। ऑप्शन आपको चाहिएगा थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला है हमारे पास, इफ आई ऑफ एम डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर मोड्यूलो एम, then the following are the fields with respect to the operations of addition modulo m and multiplication modulo m। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे होंगे कि Z23 Z29 Z31 ये क्या चीज है। क्वेश्चन बच्चों ये फॉर्मेट थ्योरम से है, ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्मेट थ्योरम से है। आपसे डायरेक्ट नहीं पूछने की बजाय इसने थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया आपको। तो फॉर्मेट थ्योरम में क्या कहता है, ये Z ऑफ P की इस Z ऑफ P की उसमें आपके फॉर्म में आपके नंबर है, तो P क्या होना चाहिए, P इज अ प्राइम, P एक प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप देख रहे होंगे 2 3 प्राइम है, 29 प्राइम है, 31 प्राइम है, लेकिन जो 33 है वो प्राइम नहीं क्योंकि 11 से डिवाइड हो रहा है। सो ऑप्शन 1 2 और 3 आपके करेक्ट होने चाहिए, 1 2 और 3, ऑप्शन सी जो होगा बच्चों वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एग्जाम्पल ऑफ अ बाइनरी नंबर विच इज इक्वल टू इट्स टूज कॉम्प्लीमेंट। आपको नंबर गिवन है, उसका टूज कॉम्प्लीमेंट उसके ओरिजिनल नंबर के इक्वल आनी चाहिए। लाइक आपका 1 1 1 0 है, अगर आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 0 1 1, फिर आप इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए 1 से आप प्लस करेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, 1 1 0 हो जाएगा, और ये तो आपका ओरिजिनल नंबर के इक्वलेंट नहीं है। अगेन हम ले लेते हैं 1 0 0 1 0 1 1 0, ये हो जाएगा इसका, प्लस 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 1 1 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट नहीं है। थर्ड ले लेते हैं आप 1 ट्रिपल 0, तो अब इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका 0 1 1, फिर प्लस 1 करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा 1 1 0 1, ये हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। एक बार रब कर लेते हैं इसे। आप बच्चों साथ के साथ नोट करते रहना क्योंकि मुझे ये रब करना पड़ेगा। अगला है हमारा, व्हेन अ ट्राई स्टेट लॉजिक डिवाइस इज इन द थर्ड स्टेट, ठीक है, ड्रॉ लो करंट, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, ड्रॉ वेरी हाई करंट और प्रेजेंट अ लो इम्पीडेंस। देखो बच्चों ट्राई स्टेट लॉजिक क्या कहता है, हमेशा हाई इम्पीडेंस होता है, और जो हाई इम्पीडेंस होता है इट ड्रॉज लो करंट। क्या करता है, इट ड्रॉज लो करंट। सो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास, एन एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिव विच इज नॉट एसोसिएटिव इज। एसोसिएटिव का मतलब आपको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। ब्रैकेट कहीं भी लगाएं
मतलब तो सेम ही है, ये प्लस के साथ भी कर सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन के साथ भी कर सकते हैं। तो बच्चों जो एसोसिएटिव होता है हमारा, एंड भी एसोसिएटिव है, और हमने ये प्रूव कर ही दिया, और भी एसोसिएटिव, एंड में क्या हो जाएगा ए डॉट बी डॉट सी, तो इसमें आप ए डॉट बी डॉट सी इस तरीके से कर सकते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम आपका एक्सोर का भी हो जाएगा। लेकिन जब आप नैंड का एसोसिएटिव करोगे तो बच्चों वो डिफरेंट आएगा। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा बच्चों वो करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। फाइन। अगला है हमारा असेंशियल हजार्ड में अकर, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, असिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वर्किंग इन द फंडामेंटल मोड, और असिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट वर्किंग इन द पल्स मोड। तो बच्चों यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन, जो असेंशियल हजार्ड है, ये पता होना चाहिए आपको क्या होता है। असेंशियल हजार्ड क्या होता है? डिले होता है। इट्स अ डिले इन लैचेस और फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। और इस डिले की वजह से क्या है कि आपका जो सर्किट है वो प्रॉपर फंडामेंटल जो उसका फंक्शन होता है उसको वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो जो असिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट, आपके लैचेस हैं और फ्लिप फ्लॉप है, वो फंडामेंटल जो फंक्शन उसको परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सो ऑप्शन सी जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। अगला है हमारे पास द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ टी फ्लिप फ्लॉप इज। आप टी फ्लिप फ्लॉप की बच्चों कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है आपकी, इसके लिए देखो इक्वेशन ऑफ अ टी फ्लिप फ्लॉप, आपको पता है कि टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? टॉगल, यहाँ पर टी आपकी इनपुट होती है और क्यू बार का आपका आउटपुट होता है। जब हमारे पास इसकी एक्साइटेशन टेबल आनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, तो ये आपका टी है। तो यहाँ पर बच्चों ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1, तो यहाँ पे जो टॉगल है, टॉगल क्या कर रहा है, जो आपकी प्रीवियस इनपुट और करंट इनपुट है, आउटपुट है सॉरी, दोनों में डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर 0 1 है, ये 1 0, यानी कि टॉगल हो रही है आपकी आउटपुट। यहाँ पर 1 1 हो जाएगा, ये आपका 0 0 हो जाएगा। तो अगर आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टी बार, टी क्यू बार और टी क्यू एन का बार प्लस टी बार क्यू एन, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो होगा ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज x एंड y आर टू इंटीजर नंबर गिवन है, ठीक है, हैविंग वैल्यूज गिवन है, द रिजल्ट हेक्साडेसिमल में आपको रिजल्ट गिवन है, और आपको उन पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना, बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म करना है। तो आपके पास नंबर है o इंटू 5ab6। तो बच्चों पहले तो इसको आप बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर आप करेंगे o इंटू 6 1 cd, इसको आप बाइनरी में इक्विवेलेंट करेंगे, फिर आप इनकी एंडिंग करेंगे। तो कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अब 5 है, हेक्साडेसिमल आपको पता है कि 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो 5 को हम मैं 0 1 0 1 लिख सकती हूँ। सिमिलरली ए क्या होगा आपका 1 0 1 0 हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा आपका 1 1 0 0, ठीक है, सॉरी सॉरी 1 0 1 1, ये 12 आपका 11 होगा ना। और जो अगला आपका 6 6 है, तो 0 1 1 0। सिमिलरली यहाँ पर आपका 6 है, 6 को लिखेंगे 0 1 1 0, 1 आ जाएगा आपको 0 0 1। उसके बाद आपका सी है, सी आपका 12 होता है, तो 1 1 0 0, और ये आपका 13 हो जाएगा, तो ये आपका 13 हो गया। अब इतना करने के बाद आप एंडिंग लगा दें। एंडिंग लगाते हैं तो आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में जब आप किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है, ये 0 हो जाएगा, ये 0। लेकिन ये 1 1 है तो ये 1, अगेन 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 0 फिर 1, फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 और ये 0। तो बच्चों ये नंबर हो जाएगा आपका। अब आपको इसको अगेन हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे 4 4 की पेयरिंग बना लेते हैं, एक बन गई ये वाली, तो इसके इसमें क्या आ जाएगा 4, अगली हो गई आपकी ये, यहाँ से मिल गया आपको 8, फिर आपके 4 टाइम्स जीरोज हैं, 0 से 0 ही मिलेगा, फिर आपका 0 0 1 0 है, ये आपका 4 हो जाएगा। तो बच्चों 4 0 8 0 क्या होता है आपका, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन बी के लिए एक बार मुझे रब करना पड़ेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन बिटवीन और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको डिलीट कर रहे हैं यहाँ पर, और ऑप्शन बी जो होगा बच्चों वो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन।
फाइन। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसके ऑप्शंस बच्चों करेक्ट नहीं है, इस क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन गिवन है और आपको सॉल्व करना है, और लिखा है इसने रिटर्न इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज के अंदर है। अब देखो 2 इंटू 3 क्या होता है 6/4 माइनस 3 इंटू 4 सॉरी 3/4 इंटू 2, तो 3/8 लिख सकती हूँ। अब बच्चों जब आप 6 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपका 1 होगा, और 3 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0, क्योंकि क्या है आपका सी लैंग्वेज जो है इंटीजर वैल्यू ही कंसीडर करेगी, पॉइंट वाली वैल्यू को तो लेगा नहीं। ठीक है, तो पॉइंट वाली वैल्यू को नहीं लेगा तो ये 0 हो जाएगा, इसका आंसर आपका 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला है हमारा, ए फंक्शन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास फॉर विच ऑपरेटर ब्रैकेट इज अ मेंबर फंक्शन, is an instance of a class for which operator arrow is a member function, is a pointer to any function or is a member function of a class। बच्चों जो फंक्शन ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, फंक्शन ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं कि क्लास का एक ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट है ए डॉट, किसी फंक्शन को कॉल करना, लाइक आपको f1 को कॉल करना है तो a डॉट f1, और इस तरीके से ही तो कॉल करते हैं, है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका ऑपरेटर हो जाता है, तो इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास, क्लास का इंस्टेंस हो गया। फॉर विच ऑपरेटर, ये आपका मेंबर फंक्शन का ये ऑपरेटर आपने यूज कर लिया। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। ये आपके पॉइंटर के केस में होता है। ठीक है, आप इस तरीके से पॉइंटर के केस में उसको कॉल करते हैं, और पॉइंटर टू एनी फंक्शन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। 15th क्वेश्चन आपका, पोलीमॉर्फिज्म मींस, अब पोली मतलब मल्टीपल यूजेस, मल्टीपल यूजेस क्या हो सकते हैं बच्चों, पहले तो पोलीमॉर्फिज्म को दूसरा वर्ड इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ओवरलोडिंग। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पोलीमॉर्फिज्म का दूसरा नाम है ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग में आप क्या क्या कर सकते हैं, एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं और एक फंक्शन ओवरलोडिंग कर सकते हैं, और ये रन टाइम पर ही पता चलती है, कंपाइल टाइम पर कंपाइलर को नहीं पता चलता कि कौन सा ऑपरेटर आप ओवरलोड करने जा रहे हैं या कौन से आर्ग्यूमेंट आप करने जा रहे हैं, जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। ठीक है, एट द रन टाइम ही आपका कंपाइलर को रिकॉग्नाइज हो पाता है कि कौन सा फंक्शन उसको कॉल करना है। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर टेम्पलेट लिखा हुआ है। ठीक है, टेम्पलेट फंक्शन जो नहीं हो सकता। अगला क्या है, रन टाइम टाइप आइडेंटिफिकेशन विद इन अ क्लास हिरार्की, अनदर नेम फॉर ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये तो ऑपरेटर भी हो सकता है फंक्शन भी हो सकता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट अपना फंक्शन है, और वर्चुअल इनहेरिटेंस। तो बच्चों जो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ER model is expressed in terms of entities, relationship among entities और attributes of the entities। बच्चों जो ER डायग्राम होता है उसमें हमारे पास एंटिटीज होती हैं, इन एंटिटीज के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, और इन एट्रीब्यूट्स में, और सॉरी ये जो एंटिटीज होती है इनमें रिलेशन होता है, 1 to 1 होता है, 1 to many, many to 1 और many to many, डिफरेंट रिलेशनशिप आप यहाँ पर एस्टेब्लिश करते हैं। तो जो ER डायग्राम होता है कंप्लीटली एंटिटीज भी होंगी, उनके बीच में रिलेशनशिप भी होगा और एट्रीब्यूट्स भी होंगे। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो बच्चों नेक्स्ट जो 17th क्वेश्चन है हमारा, स्पेशलाइजेशन इज अ डैश प्रोसेस, एक टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप है, बोथ ए एंड बी है और नन ऑफ दीज है। तो जो स्पेशलाइजेशन ऑपरेशन है उसमें आपके पास मान लीजिए एक डॉक्टर है। ठीक है, अब डॉक्टर का स्पेशलाइजेशन क्या है, वो मेडिसिन है का है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। तो स्पेशलाइजेशन तो हम आगे ही बताते हैं ना, तो टॉप टू बॉटम, टॉप पर तो एक जनरलाइज टर्म कर दी कि डॉक्टर है या फिर एक टीचर है, उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसकी स्पेशलाइजेशन वो तो हम नेक्स्ट लेवल पर ही बताते हैं। तो जो स्पेशलाइजेशन होता है ये टॉप डाउन अप्रोच होती है। फाइन। अगला क्वेश्चन हमारा, द कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट हैज रूल, सुपर टाइप, सब टाइप, टोटल स्पेशलाइजेशन और पार्शियल स्पेशलाइजेशन। बच्चों जो कंप्लीटनेस कंस्ट्रेंट होता है वो आपका टोटल स्पेशलाइजेशन और पार्शियल स्पेशलाइजेशन होता है, ये भी ER डायग्राम से ही क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पर जो आपका टोटल पार्ट स्पेशलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि आपके पास दो एंटिटीज है, लाइक इस एंटिटी में दो एंटिटी सेट है आपकी, इस एंटिटी सेट में आपके पास दो एंटिटीज है, इसमें भी आपकी दो एंटिटी सेट है। तो यहाँ पर हर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी के साथ रिलेटेड है। ये तो होता है आपका टोटल। और पार्शियल में क्या होगा,
मान लीजिए यहाँ पर 3 एंटिटीज हैं और यहाँ पर आपकी 2 एंटिटीज हैं। तो इस तरीके से जो आपकी एंटिटी है जिसका किसी दूसरी एंटिटी के साथ दूसरे सेट में कोई रिलेशन नहीं है, इसको हम पार्शियल बोलते हैं। फाइन। सो ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एंटिटी टाइप ऑन विच डैश टाइप डिपेंड इज कॉल्ड द आइडेंटिफाइंग ओनर। आइडेंटिफाइंग ओनर क्या होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है जिसकी हेल्प से आप दूसरी एंटिटी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कौन सी एंटिटी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे? वीक एंटिटी। वीक एंटिटी क्या होती है? हमेशा ही आपकी आइडेंटिफाई ओनर या स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे डिपेंड रहती है। सो ऑप्शन जो होगा सी होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला है क्वेश्चन आपका, list match the following: 2NF, 3NF, 4NF, 5NF, transitive dependency, multi-valued और contain no partial dependency और contain no joint dependency। बच्चों जो 2NF है हमेशा यहाँ पर नो पार्शियल डिपेंडेंसी को ट्रीट करता है, ये यहाँ पर नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है। 4NF में आपके कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स को रिमूव करता है ये, ठीक है। और 5NF में कोई ज्वाइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फाइन। सो आपका ए के केस में आप जाएंगे सी की तरफ, बी जो है आपका ए, जो सी ऑप्शन है वो आपका 2 से मैच हो जाएगा और फिफ्थ जो है आपका 4th से मैच हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। तो ये था बच्चों आज का वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये बेनिफिशियल भी रहेगा। तो बच्चों यहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिससे आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। तो अगले वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच।